नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, वो भी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। यहाँ हम एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर भी कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलिए, हमने अपनी इस प्रिपरेशन की कड़ी में पहली कड़ी स्टार्ट की है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने मॉर्फोलॉजी अपना आधा लगभग कंप्लीट कर दिया है, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट करते हुए अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों के प्रकार एवं वितरण, सिद्धांत के विकास का इतिहास, प्लेटों की गतिशीलता का कारण और प्लेटों की गति के प्रकार। अभी हमें पढ़ना है प्लेटों की गति के प्रकार, जिसमें से इसका कुछ पोर्शन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, देन इस लेक्चर को आप देखिएगा। चलिए, तो हमने प्लेटों की गति के प्रकार में क्या क्या देख लिया था। देखिए, 3 तरीके से जो प्लेटों की गति है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। इसमें से अभी सारी प्लेट गति या कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है उसको देख रहे हैं। उसमें से हमने कॉन्टिनेंट और ओशियन बाउंड्री जो अब का कन्वर्जेंट है, इसको हमने देख लिया था। इसके आगे हमें देखना है अब महाद्वीपीय महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट और ओशियन ओशियन। ठीक है, चलिए, तो अब हम देख रहे हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण। लास्ट क्लास अगर यदि आपने देखी होगी, हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से ये दो विपरीत दिशाओं से आने वाली प्लेटों के मध्य में जब अभिसरण होता है तो कौन कौन सी घटना घटती है या इनके द्वारा अभिसरण से किस प्रकार की चीज़ें हमें सामने दिखाई देने को मिलती हैं, है ना। तो उसमें उसी कड़ी में अब हम देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब यहाँ तक तो आपको ही पता होगा, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, यहाँ हम कौन सी देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, मतलब कि सीपी सीपी। समझ गए ना, सीपी का मतलब क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ओपी लिखेंगे तो ओशन प्लेट। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। तो अब जब इन दोनों के मध्य में ये दो प्लेटें हैं, जब इन दोनों प्लेटों के मध्य में टक्कर होती है तो सबसे पहली घटना कौन सी घटी, ये आपकी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट में भी यही होता है। सबसे पहले जब टक्कर होगी तो सबसे पहले टक्कर के उपरांत ऊर्जा विमुक्त होगी। ऊर्जा क्या होगी, विमुक्त, जिसके चलते किस चीज का अनुभव होगा हमें, भूकंप का। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से पता था। ये चीजें वही चीज रिपीट हो रही है, सेम चीजें। जरूरी नहीं कि उसमें कुछ था तो इसमें कुछ और अलग ही होगा, नहीं, कुछ कुछ चीजें अलग होंगी, वो आप देख लेंगे क्या होगा। तो पहली घटना क्या घटेगी, जब दो महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य में अभिसरण होता है या कन्वर्जेंट होता है तो उससे ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसके चलते भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अब हमने देखा इसमें कि देखिए, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आप देखेंगे, जब इन दोनों के मध्य में अभिसरण होता है ना, तो ये जो बीच में क्या है, ये अवसाद है। अवसाद है ना, ये अवसाद पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं। तो इन अवसादों का क्या होता है, संकुचन। क्या होता है, संकुचन, जिसके चलते साथ ही साथ संकुचन होगा तो इनका होगा उत्थान, जिससे बनेगा नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत, पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य में अभिसरण होता है तो उनके मध्य अवस्थित अवसादों के संकुचन से उनका उत्थान होता है, जिससे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ये भी हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया था। चलिए, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। इसके तीसरे पॉइंट को आप समझना बहुत ध्यान से। देखिए, अभी तक क्या था, अभी तक क्या था पिछली क्लास में हमारी, कि ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, मतलब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट थी, जिसमें हमने कहा था कि जो महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, है ना, छेपित होगी। ये आपको समझ में आ गया था ना, क्योंकि महासागरीय प्लेट अपेक्षाकृत घनत्व में अधिक होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखिए,
यहाँ पर तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक प्लेट का तो घनत्व अधिक होगा, है ना। मान लिया हमने कि ये जो प्लेट है इसका घनत्व हमारा इसकी अपेक्षा अधिक है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है, ठीक है। अब जब हमने पहला कंसेप्ट देखा ही है कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो नीचे की ओर सबडक्ट होती है, तो अब क्या होगा, ये जो प्लेट होगी नीचे की ओर क्या होगी, सबडक्ट होगी इसके, है ना, सबडक्ट होगी, जिसके चलते क्या होगा। अब देखिए ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, क्या आप खुद बताइए, इसका घनत्व इतना ज्यादा होगा कि ये महासागरीय प्लेट की तरह ही नीचे ज्यादा गहराई तक चली जाए, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो उसी प्रकार से उसी को देखिए कि ये जब नीचे सबडक्ट तो हुई, नीचे उसकी चली तो गई, लेकिन इसकी जो क्षेपण क्षमता थी या जो ये क्षेपण कर रही है या मतलब घर्षण कर रही है, क्षेपण कर रही है, वो अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। जब प्लेट नीचे की ओर जाती है ना तो उसे हम कहते हैं सबडक्शन या क्षेपण। तो क्षेपण अपेक्षाकृत कम होता है, जब क्षेपण अपेक्षाकृत कम होगा तो घर्षण भी कम होगा, जिसके चलते तापमान भी कम बढ़ेगा, है ना। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि इनके जो मैग्मा, अभी तक पिछली क्लास में क्या था, मैग्मा की उत्पत्ति दर के लिए कुछ कारक उसमें महत्वपूर्ण थे, तो यहाँ पर मैग्मा की उत्पत्ति दर भी क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरीके से मैग्मा की उत्पत्ति का दर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन सभी कारकों के चलते मैग्मा की उत्पत्ति का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके चलते जब महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण होता है तो ज्वालामुखी जो उद्गार है वो हमें देखने के लिए कम मिलता है, ज्वालामुखी उद्गार क्या होगा, का अभाव होगा। देखिए ये जो बीच का जो हिस्सा था, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम आप देख रहे होंगे, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि जो हमारी इंडियन प्लेट है उसका घनत्व ज्यादा है, उसका कारण भी आपको मैंने बता दिया था, अगर नहीं देखा तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा, उसका कारण मैंने क्या बताया था। जब हमारी इंडियन प्लेट का घनत्व ज्यादा है तो हमारी जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी, है ना। तो जब ये सबडक्ट हुई तो इससे ही इस इनके पहले ना क्या, देखिए समझिए, इनके बीच में जब ये टकराहट नहीं होती या अभिसरण नहीं हुआ था तो इनके बीच में क्या था, टैथिस सागर था, ये टैथिस सागर था। तो इस दोनों के बीच में अवसाद थे, जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये जो बीच के अवसाद थे इन्हीं से निर्माण हो गया किसका, हिमालय पर्वत का। और उस समय चूंकि यहाँ पर जल भी अवस्थित था, जब ये इनका अभिसरण हुआ होगा तो उस समय छुटपुट रूप से हमें ज्वालामुखी उद्गार तो देखने मिले होंगे, परंतु उसके बाद जब यहाँ से टैथिस जो भूसागर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, टैथिस सागर जब इस जगह से क्या हो गया, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो यहाँ पर ज्वालामुखी जो उद्गार हैं वो देखने नहीं मिलते। आया समझ में। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप से तो ग्रसित है परंतु ज्वालामुखी जैसी घटनाएं यहाँ घटित नहीं होती हैं, तो उसका रीजन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आप लिख लेंगे ना उसका रीजन क्या है। चलिए, लेकिन यहीं पर एक चीज और देखिए आप, क्या होता है कि देखिए अब यहां पर तो चलिए मान लिया हमने कि जो टैथिस भूसागर था उसका जो क्षेत्र था वो खत्म हो गया, है ना, तो वहां जल नहीं पहुंच पा रहा जिसके चलते ज्वालामुखी उद्गार भी नहीं हो रहा। क्या सब जगह ऐसा ही हुआ, नहीं, सब जगह ऐसा नहीं हुआ। देखेंगे हम कि जैसे भारतीय प्लेट ऊपर की ओर जा रही थी ना, स्थानांतरित हो रही थी, उसी प्रकार से आप ये देखेंगे ये यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पर आपकी ये जो अफ्रीकन प्लेट है ये भी ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी नहीं थी
कि ये जाकर पूरी तरीके से यूरेशियन प्लेट में सबडक्ट हो जाए, है ना। यहाँ पर भी था तैथिस भूसागर, ठीक है ना, इस वाले क्षेत्र पर भी था। जब ये ऊपर की ओर जा रहा था, उसका रीजन हम बाद में देखेंगे कि क्या कारण था कि पूरी तरीके से उसमें सबडक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत सारे हॉट स्पॉट हैं अफ्रीकन प्लेट के नीचे, तो वो उसको कहीं इस तरीके से भी खींच रहे होते हैं, मतलब इस ओर भी जाने के लिए स्थानांतरित कर रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से भी और कुछ ऊपर की ओर। तो उस कारण से पूरी तरीके से बल इसका ऊपर की ओर नहीं लग पाया था, इस कारण से ही ये सबडक्ट नहीं हो पाई थी। अब देखिए, अब ये यहाँ पर पूरी तरीके से सबडक्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर क्या था, जल था। अब यहाँ पर जल आ गया, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर एक विशेषता जो हमने पहले देखी थी कि यहाँ पर जब जल नीचे की ओर जाएगा तो ये यहाँ नीचे अवस्थित मैग्मा को क्या प्रदान कर देगा, जलवाष्प, जिसके चलते मैग्मा उत्पत्ति का दर भी तीव्र हो जाएगा, जिससे यहाँ हमें क्या देखने मिलेगा, ज्वालामुखी उद्गार। आया समझ में? इसका कोई रीजन है या इसका कोई एग्जाम्पल है? तो हाँ, एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर देखते हैं स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का नाम सुना ना आपने? स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, जो हर 15 मिनट में एक बार क्या होता है, हर 15 मिनट में एक बार जो फटता है ना, विस्फोट होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि इसके मध्य में अवस्थित ये, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। आया आपको समझ में? तो अगर यदि आपसे फिर प्रश्न पूछे कि क्या कारण है कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के चलते एक और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण से केवल भूकंप जैसी घटनाएं घटती हैं, जबकि अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में वही टक्कर के चलते भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार भी देखने मिलते हैं। कारण सुझाइए। तो अब आप कारण बता देंगे कि क्या कारण है। चलिए, ठीक है ना, अब आपसे ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये टॉपिक आपका यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया अफ्रीकन प्लेट वाला, है ना, ये यहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो, और साथ ही साथ जो इनकी बीच में जो टक्कर हुई, तो हमें कुछ एटलस और आल्प्स जो पर्वत देखने मिलते हैं, वो भी इसी का कारण है। चलिए, अब हम देख लेते हैं तीसरा, महासागरीय महासागरीय प्लेट अभिसरण। अब देखिए, ये दोनों ही प्लेट है महासागरीय महासागरीय, मतलब कि दोनों का घनत्व ज्यादा होगा, लेकिन दोनों में भी अपेक्षाकृत किसी का घनत्व तो ज्यादा होगा ना। चलिए, फिर वही सेम चीजें आएंगी, आपको फिर से समझना है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, है ना। चलिए देखिए, फिर वही दो प्लेटें हैं। अब ये दोनों ही ओपी ओपी मतलब ओशन प्लेट और ओशन प्लेट हैं। इनके मध्य में अवसाद रहे होंगे। जब इन दोनों के मध्य में टक्कर होगी तो सबसे पहले क्या, ऊर्जा विमुक्त होगी, जिससे चलते भूकंप देखने मिलेंगे। पहला रीजन आप ये बता देते हैं, प्रभाव। दूसरे में इनके मध्य में जो अवसाद होगा, उनके टक्कर के चलते यहाँ पे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। अब तो ये आपको रट गया होगा, है ना, इतने बार ये रिपीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक घटना और जो हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर महासागरीय जल तो है, साथ ही साथ यहाँ पर ओशन प्लेट है जिसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मान लिया इस ओशन प्लेट का जो घनत्व है वो ज्यादा है और इसका कम है, तो ये नीचे की ओर सबडक्ट होगी। सबडक्ट होने के चलते वही सब कारण, इसका जो सबडक्शन रेट होगा वो ज्यादा होगा, मतलब कि क्षेपण दर अधिक होगी, जिससे घर्षण अधिक होगा। साथ ही साथ तापमान में वृद्धि भी ज्यादा होगी, जिससे गलन का दर भी बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पर ये जो मैग्मा है इसकी उत्पत्ति का दर बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और छूट रही है इसमें, बताइए क्या, ये महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट के चलते यहाँ पर जल की बूंदें भी मिलेंगी, जिससे जलवाष्प का निर्माण होगा, जो मैग्मा उत्पत्ति की दर को बढ़ा देगा, है ना। जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिलते हैं। अब आप समझिए, ये दोनों ही महासागरीय प्लेटें थी, है ना। तो महासागरीय प्लेट होने के कारण इनका घनत्व भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा सबडक्ट करेंगी।
जिससे मैग्मा उत्पत्ति का दर अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके चलते होगा क्या कि कभी कभी ऐसा भी देखने मिलेगा हमको कि ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है ना, इसके लावा का जो जमाव होगा, लावा का जो जमाव होगा वो अधिक ऊंचाई तक हो जाएगा, अधिक ऊंचाई तक। आए समझ में? जिससे क्या होगा, जिससे हमें द्वीपीय संरचना देखने मिल जाएगी, द्वीपीय संरचना का निर्माण होगा, अर्थात द्वीपों का निर्माण देखने को मिल जाता है। तो यही आप समझ गए कि द्वीपों का निर्माण कैसे होता है। आगे समझ में? चलिए अब इसका कोई एग्जाम्पल, तो हाँ भैया एग्जाम्पल है इसका, देखिए समझिएगा। ये रही आपकी कौन सी प्लेट? फिलीपीन प्लेट, ठीक है। और ये रही आपकी पैसिफिक ओशन प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट। अब आप बताइए दोनों में से कौन सी प्लेट ज़्यादा घनत्व की होगी, ज़्यादा डेंस होगी? तो ये होगी हमारी पैसिफिक ओशन प्लेट। तो ये इस फिलीपीन प्लेट के नीचे जब सबडक्ट होगी तो होगा क्या? सेम वही, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उसके साथ साथ यहाँ हमें क्या देखने मिलेगा? जापान द्वीप, जिसका आकार लगभग किस तरीके से होगा? चापाकार रूप में। आए समझ में? चापाकार रूप में कौन सा द्वीप हमें देखने मिलता है? जापान द्वीप, ठीक है। तो जापान द्वीप का निर्माण किस तरीके से हुआ है वो भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझिए, आप देख रहे हैं, देखिए हाँ, अगर यदि आपने गौर किया हो, जब मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये जितने भी डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बना दिया है, नहीं, इसका रीज़न है। देखिए आप ये समझिए, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। आपने अगर नोटिस किया हो तो देखेंगे कि ये वाली जो प्लेट सबडक्ट होती है इस तरीके से नीचे की ओर, है ना। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये ज्वालामुखी विस्फोट इस वाले एरिया पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर यदि ये कोई द्वीप होगा या कोई क्षेत्र होगा, अगर यदि ये हमारा उसका ईस्ट पोर्शन है तो ये इसका वेस्ट पोर्शन हो जाएगा, है ना। तो जब दो प्लेटों के मध्य टक्कर हो रही है, अभिसरण हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये, जैसे एग्जाम्पल में होंशु द्वीप का मान लिया जाता है कि होंशु द्वीप में पूछ लिया जाता है कि जो उसका पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट तो विकास कर रहा है, ये वाला तट विकास कर रहा है, परंतु पश्चिमी तट उसकी अपेक्षा उतना विकास नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जब इन प्लेटों के मध्य में टक्कर होती है तो ये पश्चिमी जो हिस्सा है इसका ज्वालामुखी और भूकंप से अधिक प्रभावित होता है, किसकी अपेक्षा? पूर्वी तट की अपेक्षा। यही कारण है कि होंशु द्वीप आपका विकास, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करता हमें दिखाई देता है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम से भी समझ जाएंगे आप, है ना। ये देखिए इस तरीके से पैसिफिक प्लेट नीचे की हो जाती है, फिर यहाँ पर ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है ना। ये वाला रीजन आपका सेफ बच गया, ये वाला जो रीजन है बच गया ना। तो यहाँ पर विकासात्मक कार्य हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपदा की स्थिति बनी रहती है। चलिए अब हम आ गए हैं अपसारी प्लेट गति, मतलब कि गति के दूसरे प्रकार पर। अपसारी प्लेट गति को जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा चुका है, अपसारी प्लेट गति वहां पर भी हमने देखी थी जब हम क्या पढ़ रहे थे? भ्रंश पढ़ रहे थे, है ना। देखी थी ना? अगर यदि नहीं देखी है तो आप भ्रंश वाला टॉपिक देख लीजिए, एक ही लेक्चर है उसमें, कंप्लीट हो गया है उसमें। इसमें होता क्या है, इसमें प्लेट की जो गतियां हैं वो विपरीत दिशाओं में होती हैं। मतलब कि अभी तक अभिसरण में दूसरी दिशा, विपरीत दिशाओं से एक ही दिशा में हो रही थी, अब इनकी गति होगी विपरीत दिशाओं में, है ना। देखिए इसका मतलब किस तरीके से होगी, ये अगर यदि प्लेटें हैं तो ये इस तरीके से गमन करेंगी, है ना। दिख रहा है डायग्राम में आपको? इस तरीके से गमन करेंगे। अब ये कोई सी भी प्लेट हो, है ना। अब यहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है कि महाद्वीपी महाद्वीपी, महासागरी महासागरी या महाद्वीपी महासागरी, ऐसा नहीं है। कोई भी, मान लिया ये कोई भी ओशन प्लेट हो या कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, ये भी कोई भी ओशन प्लेट हो या कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, इससे होता क्या है, इसके प्रभाव बस देख लीजिए। इस गति के प्रभाव के चलते
सबसे पहले तो अगर यदि ये कोई एक ही प्लेट है तो इनके मध्य में बीच में क्या आ जाएगी, चटकन या टूटन, जिससे क्या होगी, ऊर्जा विमुक्त होगी। क्या होगी, ऊर्जा विमुक्त, जिससे क्या आएगा, भूकंप। आए समझ में? जब अभिसारी प्लेट गति होती है तो उससे ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसके चलते भूकंप जैसी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अब एक और कंसेप्ट देखिएगा। जब फॉर एग्जांपल ये एक ही प्लेट थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ना, यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा, मैग्मा, मेंटल वाले रीजन पर। अब इसमें एक कंसेप्ट काम करता है जो हमने पहले भी देखा है, दाब प्रोपोर्शन होता है इसके गलनांक के। अब आप देखिए, जब ये प्लेट एक ही थी, है ना, तो यहाँ पर दाब एक बराबर पड़ रहा होगा। अगर यदि दाब ज़्यादा पड़ रहा है, एक बराबर पड़ रहा है, तो गलनांक भी इसका ज़्यादा होगा, मतलब कि उसको ज़्यादा हीट चाहिए गलने के लिए, है ना। अब अगर यदि मैं यहाँ पर दबाव कर दूं कम, से होगा क्या, अगर दबाव कम होगा तो गलनांक भी घट जाएगा, क्योंकि वो उसके समानुपाती है। तो यही चीज अगर यदि अपसारी प्लेट गति होती है, ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर की हो जाती है, तो यहाँ पर दाब में आ जाती है क्या, दाब में कमी, जिसके चलते यहाँ गलनांक हो जाता है कम, जिससे मैग्मा की उत्पत्ति का जो दर है वो बढ़ जाता है। आए समझ में? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलिए, समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा सा है, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट हैं, आपको एक बार में समझ में आ रहे होंगे, है ना। अब देखिए, ये घटना घटी, इससे क्या होगा, इससे अगर यदि हम देखें तो ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है ना, ज्वालामुखी उद्गार इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेंगे, ये इस तरीके से, ये है ना, पर्वतों का निर्माण हमें देखने मिल जाएगा। तो ये घटना आपको समझ में आ गई। अब इसका भी एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि हमारी ये अटलांटिक ओशियन में ये यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट है जो, वो दोनों एक प्रकार से ईस्ट की ओर गमन कर रही हैं। और हमने पहले भी देखा है, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है वो कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही हैं। फर्स्ट क्लास में देखा था ना हमने, जिसके कारण इस अटलांटिक ओशियन के बीच में हमें इस तरीके से देखेंगे तो रिजेस मिलते हैं, मतलब कटक देखने मिलते हैं, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं डॉल्फिन डॉल्फिन रेंज, और दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं चैलेंजर रिज। आए समझ में? इस कटक का निर्माण किस तरीके से हुआ है ना। चलिए, तो ये भी आपको समझ में। और साथ ही साथ आप एक चीज ये देखिएगा, ये जो अटलांटिक ओशियन महासागर है ना, ये कोई एक प्लेट नहीं है, अटलांटिक ओशियन प्लेट नहीं है, ध्यान रखना। जब हमने स्टार्ट में प्लेट पढ़ा था तो हमने बताया था बृहद प्लेटें कौन कौन सी है, उसमें अटलांटिक ओशियन का नाम नहीं था, ठीक है। चलिए, वो केवल महासागर है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। जो चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, उसको भी आप पॉइंट बनाकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जाता है समानांतर प्लेट गति, ठीक है। दो हो गई हमारी, अभिसरण प्लेट गति, अब सारी प्लेट गति, और अब तीसरी ये है समानांतर प्लेट गति। इसमें क्या होगा, जैसा कि इसका नाम ही है समानांतर, मतलब कि या तो प्लेटें, अगर यदि ये कोई प्लेट ए है और ये कोई प्लेट बी है, अगर यदि ये इस ओर जा रही है तो ये प्लेट इस ओर जाएगी, है ना। या फिर कोई इस तरीके से, अगर यदि हम देखें गति अगर इस तरीके से हो रही हो तो एक इस साइड जाएगी तो एक इस साइड जाएगी, या साथ में भी जा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समानांतर ही होंगी, या तो ऐसी ऐसी खिसकें या तो ऐसी ऐसी खिसकें, है ना। तो ये समानांतर प्लेट गति है। अब इससे होता ये है, जब भी प्लेटों के मध्य में समानांतर प्लेट गति होती है तो उससे बनते हैं मुख्य रूप से
ट्रांसफॉर्म भ्रंश। अगर यदि आपने रिफ्ट नहीं पढ़ा तो वहां जाके देखिएगा, जिसके चलते क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा विमुक्त होगी, घर्षण होगा, भूकंप आएंगे, पहली चीज। साथ ही साथ भूस्खलन होता है। इसके अलावा रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है ना। इसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। आए समझ में? तो जब जब समानांतर प्लेट गति होती है तो ये सारे आपको प्रभाव देखने मिलते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए, फटाफट मैं आपको इनके एक एग्जाम्पल है जो महत्वपूर्ण रूप से देखना चाहिए, है ना। ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका प्लेट। नॉर्थ अमेरिका प्लेट के साथ साथ में यहाँ पर क्या, पैसिफिक ओशियन प्लेट, पीओपी, पैसिफिक ओशियन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इन दोनों के मध्य में भूवैज्ञानिकों के अनुसार क्या हो रहा है, देखिए ये वाली जो है ना पैसिफिक ओशियन प्लेट, ये इस तरीके से भी इधर जाने के साथ साथ ऊपर की ओर भी जा रही है, और ये वाली प्लेट हमारी इधर आने के साथ साथ इस तरीके से भी हो रही है। तो ये देखिए, इन दोनों के मध्य में अब हो गई ना ये समानांतर प्लेट गति या पैरेलल प्लेट मोशन, है ना, हो गया। अब ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है कैलिफोर्निया में एक ट्रांसभ्रंश है। साथ ही कैलिफोर्निया में ट्रांसभ्रंश बनता है, कौन सा, सैन एंड्रियाज भ्रंश। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रहना जरूरी है कि समानांतर प्लेट गति का जो एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास भ्रंश जैसी जगह देखने को मिलती है। आया समझ में? ये हमारा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। जो हम अभिसरण गति, अपसारी गति, प्लेट समानांतर प्लेट गतियां देख रहे हैं ना, ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इसका भी डायग्राम है, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये नीचे की ओर जा रही है, ये ऊपर की ओर जा रही है ना। अब इसी में आप एक चीज और समझ लीजिए, तीनों तो आपने देख ली। अब तीनों को देखने के बाद हमें क्रक्स या समझ में क्या आया, देखेंगे आप अगर यदि अभिसारी प्लेट गति देखें, अभिसारी प्लेट गति में मुख्य रूप से क्या हो रहा है, दो प्लेटों में से एक प्लेट नीचे की ओर क्षेपित हो रही है और दूसरी प्लेट आपकी उसके ऊपर है ना। तो क्षेपण में ये जो हिस्सा है क्या हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है ना, क्षय हो रहा है ना। तो इसी कारण हम अभिसारी प्लेट गति को क्या कह देते हैं, विनाशात्मक प्लेट गति, क्योंकि पहले से पुराना जो निर्मित क्रस्ट था उसका क्या हो गया, क्षय हो गया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विनाशात्मक प्लेट गति। अगर यदि आपको अभिसारी प्लेट गति की जगह विनाशात्मक प्लेट गति वर्ड बोले तो भी आपको पूरी डिटेल किसकी लिखनी है, अभिसारी प्लेट गति की ही लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अपसारी प्लेट गति, इसमें क्या देखा हमने, इसमें ये देखा कि ये दो प्लेटें विपरीत दिशा की ओर स्थानांतरित हो रही हैं और बीच के रीजन पर हमें यहाँ पर ज्वालामुखी के चलते पर्वतों का निर्माण दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इससे नवीन वलित क्रस्ट बन रहा है, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है, नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। इसे हम क्या कह देंगे, संरचनात्मक प्लेट गति। अब ये दो तो हो गई, तीसरा हमारा होता है कौन सा, समानांतर, समानांतर प्लेट गति। इसमें क्या है, इसमें ना तो नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है और ना ही पुराने क्रस्ट का क्षय। तो इस कारण से ही हम इसे क्या कह देते हैं, संरक्षी प्लेट गति। ठीक है, मैंने आपको नाम के साथ साथ उसका रीजन भी बताया कि संरक्षी प्लेट गति क्यों कह रहे हैं, संरचनात्मक प्लेट गति क्यों कहते हैं और विनाशात्मक प्लेट गति क्यों कहते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अभिसारी, अपसारी और समानांतर की जगह आपको विनाशात्मक, संरचनात्मक और संरक्षित प्लेट गति का वर्ड जैसे यूज कर लिए जाए, है ना। तो हमने अपने टॉपिक में अगर यदि देखेंगे
तो क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, है ना। प्लेट विवर्तन के प्रकार के साथ साथ हम इसके क्या प्रभाव भी देखते चले हैं, ये तो साथ में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी देख लेते हैं आलोचना, कि इसकी आलोचना क्या है। देखिए, अगर यदि मैं आपको इसकी कुछ आलोचना अगर बताऊं तो आप देखिएगा। आलोचना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए जो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करना भी अच्छी बात नहीं होती है ना। देखिए, सबसे पहले इसकी आलोचना में अगर यदि हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हमने कौन सा वर्ड देखा था, मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है संवहन तरंग के रूप में। तो जो संवहन तरंग के रूप में मैग्मा का जो ऊपर आना है, जो उसका विकास है, तो उसका विकास संदेहात्मक है। ठीक है ना। पहली आलोचना भूवैज्ञानिकों द्वारा की जाती है कि जो मैग्मा का संवहन तरंग का विकास है वो संदेहात्मक है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं कि ये जो प्लेटों की गति हो रही है, तो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो प्लेटों की गति की जो दर है उसको बताने में सक्षम नहीं है। तो गति की दर बताने में असमर्थ। ठीक है। और तीसरा आता है कि यहाँ पर ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्लेटों की निश्चित संख्या बताने में असमर्थ है। ठीक है। तो आपने ये दोनों तीनों चीजें देख ली हैं, आलोचना भी हो गई, इसी के साथ में इसका निष्कर्ष हो जाता है। क्योंकि मैंने जो इनके प्रभाव बताए हैं, प्रभाव के साथ साथ में जो एग्जाम्पल्स बताए हैं, जैसे कि हॉर्नशू द्वीप का निर्माण, है ना, आपका चैलेंजर और डॉल्फिन जो रिज है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करके एक निष्कर्ष बना सकते हैं। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, वो आप मुझे लिखकर कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।